Hello students, welcome to Electro classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, today we are starting chapter 3rd of class 12th, electrochemistry. Okay, so let's start. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को. इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को. देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले हमें जनरल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड का मीनिंग क्या है और कहां से इसका डेवलपमेंट हुआ. तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जिन साइंटिस्ट ने बताया था उनका नेम क्या था? माइकल फेराडे. उनका नेम क्या था? माइकल फेराडे. ठीक है. इलेक्ट्रिक मोटर, डायनामो, ट्रांसफार्मर, इन सभी का डेवलपमेंट किया था माइकल फेराडे ने, और इन्होंने ही क्या किया था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताया था. ठीक है, थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होती है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो जनरल इंफॉर्मेशन यही थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेवलपमेंट जिन साइंटिस्ट ने किया वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और इनका नेम क्या था? माइकल फेराडे. और इन्होंने कुछ अदर इंपॉर्टेंट भी डेवलपमेंट्स किए जैसे कि डायनामो और ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिक मोटर, ये सभी मैंने आपको बताया. ठीक है, तो चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है. देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जनरल इंफॉर्मेशन इसके बारे में. रेडॉक्स रिएक्शंस. रेडॉक्स रिएक्शन आई होप आप सभी को पता होगी. ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे कि ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स रिएक्शन जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उन सभी से हम क्या करते हैं, जो एनर्जी है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें चार्ज का डेवलपमेंट होता है तो उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट कर पाते हैं. ठीक है, और उसी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में. ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें कि इलेक्ट्रिसिटी जो नॉन स्पॉन्टेनियस हो, दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ये रिएक्शंस क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उन्हें बोलते हैं जिन जो खुद से स्टार्ट नहीं होती है. अगर हम दो केमिकल्स की रिएक्शन करा रहे हैं तो अगर वो आपस में विदाउट एनी चेंज रिएक्शन नहीं कर पा रही हैं तो उन्हें रिएक्शन को हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. और अगर हम दो सॉल्यूशंस की रिएक्शन करा रहे हैं आपस में और वो खुद से रिएक्शन कर रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उन्हें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कराते हैं. वो खुद से नहीं होती है, सेल्फ मेड नहीं होती है, उन्हें हम चेंज कराते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू. तो उन्हें हम नॉन स्पॉन्टेनियस से चेंज कर लेते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में. तो वहां पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है जो हमने एनर्जी के थ्रू कन्वर्ट की थी किसके हेल्प से? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की हेल्प से. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. तो यहाँ पर ये जो ब्रांच हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, ये क्या बताती है हमें? ये एक रिलेशनशिप बताती है बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इज द branch of chemistry which deals with the relationship between electrical energy and chemical energy. ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच हुई बेटा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप को डेराइव करती है. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. यही वो ब्रांच है जो कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रिएक्शंस होती हैं उनकी मैकेनिज्म को हमें एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है. साथ ही जितने भी मेटल्स हैं उनके लिए जो कोरोजन प्रोटेक्शन प्रोसेस होती है, कोरोजन से जो हम प्रोटेक्ट करते हैं जितनी भी मेटल्स को, उन सभी की मैकेनिज्म भी हमें कौन बताती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताती है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की, काफी हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए. ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है ये तो हम पढ़ चुके हैं. अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जितना भी चेंजेस हो रहा है वो सेल्स के थ्रू हो रहा है. ठीक है, और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. क्या बोलते हैं उनको? इलेक्ट्रोकेमिकल
केमिकल सेल्स। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है बच्चों वो दो टाइप की होती हैं, ठीक है। नंबर वन, फर्स्ट टाइप की सेल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरे टाइप की सेल को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। दोनों नेम इसी के ही है। ये तो हो गई इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरी सेल का नेम क्या हो गया, गैल्वेनिक सेल, और वी कैन से दैट वोल्टाइक सेल। अब ये दोनों सेल्स क्या होती है, देखिए फर्स्ट सेल जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये क्या करती है, ये केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देती है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देती है, केमिकल एनर्जी में। तो यहां पर नोट करेंगे हम, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, मतलब इस सेल में रिएक्शन खुद से नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, ओके। यहां क्या हो जाएगा, गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, जो कि हम इस चैप्टर में मोस्टली पढ़ने वाले हैं। ये क्या करेगी, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज स्पॉन्टेनियस सेल। ये कैसी सेल होती है, स्पॉन्टेनियस सेल होती है, और ये क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होगी। जितनी भी सेल्स होती हैं, बैटरीज होती हैं या इन्वर्टर बैटरी होती है, उनमें केमिकल प्रेजेंट होता है, और उस केमिकल एनर्जी को हम चेंज कर लेते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे हम सेल्स यूज करते हैं जो टॉर्च वगैरह में यूज होती हैं, उनमें क्या होता है, केमिकल फिल होता है, और उस केमिकल से हमें क्या मिलती है, लाइट मिलती है, इलेक्ट्रिक मिलती है। तो यानी कि वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर स्पॉन्टेनियस सेल, उनमें खुद से रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगी, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल हो जाएगी, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चेंजेस लाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी में। तो ये दो टाइप की सेल्स हो गई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। नंबर वन हो गई इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और नंबर टू क्या हो गई, गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, ठीक है। अब इनमें जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंबाइंडली उस प्रोसेस को माइकल फैराडे ने नेम दिया इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इन सेल्स में जो रिएक्शन हो रही है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उस प्रोसेस को माइकल फैराडे ने क्या नेम दिया, उस प्रोसेस का नेम क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। डायग्राम में क्या है, एक हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डेवलप किया है, ठीक है। इसमें क्या है, यहां पर आपको दो इलेक्ट्रोड्स दिखाई दे रहे होंगे। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रोड हो गया हमारा एनोड, और दूसरा क्या हो गया, कैथोड, ठीक है। जो एनोड है उसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे, और जो कैथोड है उसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एनोड है वो बैटरी जो है हमारी डीसी सोर्स है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और ये यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से अटैच हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड विच इज कैथोड। अब जब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो इसकी साइड में कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये यहाँ पर आपको कैथोड दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसकी साइड में कौन अट्रैक्ट होगा, जो पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक है। इसीलिए ये कैसा इलेक्ट्रोड हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को इसकी हेल्प से हम कैसे समझेंगे, देखिए इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, जब हम यहाँ पर आउटर जो हमारे पास सोर्स है, डीसी सोर्स है, उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे और वो धीरे धीरे किस पे चले जाएंगे,
एनोड की साइड चले जाएंगे, ठीक है। तो इस साइड इस तरीके से जो हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है और इसमें जो केमिकल फिल हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी उस केमिकल एनर्जी को प्रोसेस के थ्रू चेंज करेगी, ठीक है। जो केमिकल इसमें फिल हुआ है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल चेंज को डेवलप करेगी, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगी यहाँ पर। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रोलिसिस इज ए प्रोसेस, क्लियर हो गया आपको इतना, इलेक्ट्रोलिसिस इज ए प्रोसेस in which electric current brings out chemical change, that is oxidation and reduction at electrodes। ये इसी की दूसरी डेफिनेशन हम नोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस may be defined as a process in which the electrical energy is converted into chemical energy। ओके, मैं दोनों डेफिनेशन वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन जो हमने नोट की है, इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। ये जो केमिकल यहाँ पर फिल किया हुआ है हमने, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ये जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर फिल किया हुआ है ये एक केमिकल है, ठीक है। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर इस केमिकल में एक केमिकल चेंज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हो रही है इलेक्ट्रोड्स पर, कैथोड पर और एनोड पर, ठीक है। कैथोड और एनोड को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ये हो गया हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये हो गया हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये सब कब होगा, जब हम यहाँ पर आउटर सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मैकेनिज्म के पर, इलेक्ट्रोलिसिस की मैकेनिज्म को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म को हम दो टाइप्स की बेसिस पर पढ़ेंगे। एक तो नंबर वन, जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पर पढ़ेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो मोल्टन फॉर्म में भी हो सकता है और वो एक्वस फॉर्म में भी हो सकता है। देखिए, किसी भी सेल में आयंस का डेवलपमेंट कब होता है, जब जो इलेक्ट्रोलाइट है या तो वो उसकी मोल्टन स्टेट में हो, पिघली हुई अवस्था में हो, या फिर वो एक्वस स्टेट में हो, मतलब उसमें वाटर ऐड किया हुआ हो। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट को हम सॉलिड लेते हैं तो वहां पर आयंस का डेवलपमेंट नहीं होता है, और जब तक आयंस नहीं बनेंगे बच्चों तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ये आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए आयंस का होना रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आयंस जब तक नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड हो पाएगी। और इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोवाइड होगी, आयंस कब बनेंगे, जब इलेक्ट्रोलाइट आपका या तो मोल्टन स्टेट में हो या फिर किस में हो, एक्वस स्टेट में हो, ठीक है। अब यहाँ पर वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो किस अवस्था में हो, किस पोजीशन में हो, मोल्टन पोजीशन में हो, यानी कि पिघली हुई अवस्था में हो, ठीक है। तो यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो हम पढ़ने वाले हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलिसिस इन फ्यूज्ड NaCl।
NaCl आप सभी को पता होगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेने वाले हैं वो क्या लेने वाले हैं, फ्यूज्ड NaCl, ठीक है। ये जो एनोड है ये कार्बन एनोड लेंगे यहाँ पर हम, और ये कार्बन का ही कैथोड लेंगे, ठीक है। यहां आप देखेंगे कि यहां पर क्या होगा, जब हम फ्यूज्ड NaCl को यहां पर फिल कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन कैथोड पर जाएंगे, यानी Na पॉजिटिव तो यहां आ जाएंगे और Cl निगेटिव यहां आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है तो अपोजिट आयंस, जो ये आयंस है वो अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की साइड जाते हैं। जैसे Na पॉजिटिव है तो ये कब किधर जाएगा, जहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया कार्बन इलेक्ट्रोड, और नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, जहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या हो गया बच्चों हमारा, कार्बन एनोड, ठीक है। एनोड और कैथोड आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर ये हमने फ्यूज्ड NaCl फिल किया है यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट है जो कि मॉल्टन स्टेट में है। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर क्या होता है, ये जो नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे और एंटर करेंगे इस साइड में, यानी कि कार्बन कैथोड वाली साइड में, और निकलने के बाद ये यहां से मॉल्टन फ्यूज्ड NaCl पर आ जाएंगे और फिर चले जाएंगे धीरे धीरे एनोड पर। इस टाइप से प्रोसेस होती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स एंट्री लेते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस होती है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होती है, कौन से एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कौन से पर रिडक्शन होगा वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कैथोड इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शन होती है और एनोड इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैथोड पर हमेशा क्या होता है बच्चों, कैथोड पर होता है रिडक्शन, ठीक है। कैथोड इलेक्ट्रोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन कब होगा, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा तब वहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। और एनोड पर हमेशा क्या होता है, एनोड पर होता है हमेशा ऑक्सीडेशन, ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया इतना। तो एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसको आप लर्न कैसे रख सकते हैं, इसको आप ऐसे लर्न रख सकते हैं, एन ऑक्स और रेड कैट, ठीक है। एन ऑक्स और रेड कैट का मतलब क्या होगा, देखिए एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। इस ट्रिक की हेल्प से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पर अब फ्यूज्ड NaCl में प्रोसेस क्या हो रही है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है और एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। पहले हम बात कर लेते हैं कैथोड की। अब देखिए कैथोड पर Na पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो रहे हैं। पहली बात, ये किस फॉर्म में है, फ्यूज्ड फॉर्म में, मतलब लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पर Na पॉजिटिव जो होगा उसको हम कैसे नोट करेंगे, L से, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, L इसलिए लिखा है क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में है। अब कैथोड पर हमेशा क्या होता है, मैंने आपको बताया रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाएगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन आए और कहा एंट्री ली उन्होंने, कैथोड में एंट्री ली, कैथोड से वो एंट्री करते हैं और एनोड से वो वापस चले जाता है किसमें, बैटरी में, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Na में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na में, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद आप देखते हैं एनोड पर क्या होगा, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। अब एनोड पे आपको दिखाई दे रहा होंगे Cl निगेटिव चार्ज, तो Cl निगेटिव पहले तो आप ध्यान देंगे किसी स्टेट में होंगे, लिक्विड स्टेट में ही होंगे, क्योंकि जो फ्यूज्ड NaCl है वो किसी स्टेट में, हमारा लिक्विड स्टेट में है। अब एनोड पर हमेशा क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां ध्यान देंगे, यहां पर हम 2 एटम्स लेंगे, किसके, आयंस के, ठीक है। तो Cl इसमें चेंज हो जाएगा किसमें, लिक्विड स्टेट में। ये क्या है, यहां देखिए कि Cl निगेटिव किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, और यहां ये चेंज हो जाएगा किसमें, गैसियस स्टेट में, क्योंकि हमें क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करना है। अब 2 क्यों लिए हमने, क्योंकि Cl और Cl मिलकर ही तो क्लोरीन गैस का डेवलपमेंट करेंगे, Cl2 का, ठीक है। तो 2 Cl निगेटिव लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो गया, Cl
गैस में और Cl गैस में, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा। यहां देखिए क्या हो गया, यहां क्या हो गया, यहां हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आप नोट कर सकते हैं रिडक्शन हुआ है। यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है। यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये है हमारा प्राइमरी चेंज। 2 स्टेप में हो गया ये चेंज। पहला हो गया प्राइमरी चेंज। प्राइमरी चेंज के बाद क्या होगा, ये जो Cl गैसियस स्टेट में जो एटम्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से क्लोरीन गैस में। ठीक है, ये पूरी तरीके से किसमें चेंज हो जाएंगे, क्लोरीन गैस में। और इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी चेंज। सेकेंडरी चेंज। ओवरऑल अगर इन दोनों स्टेप्स को हम ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, 2Cl निगेटिव लिक्विड स्टेट में, और इधर आ जाएगा Cl2 गैसियस स्टेट में, प्लस ये क्या बच गए आप 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, आप डायरेक्ट भी इस रिएक्शन को नोट कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट तो आप ये रिएक्शन नोट करेंगे और सेकंड ये। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें, कैथोड पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और एनोड पर हमारा क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन हो गया। तो अगर हम दोनों रिएक्शन को ओवरऑल ऐड करें तो पहले हम नोट कर देते हैं किसकी, कैथोड की रिएक्शन को। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हुई, Na पॉजिटिव लिक्विड स्टेट में। अब देखिए क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करने हैं, तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 2 से। तो यहाँ 2 Na पॉजिटिव लिक्विड स्टेट में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 Na लिक्विड स्टेट में। साथ में एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी हमारी, 2Cl निगेटिव लिक्विड स्टेट में प्लस इजिकल्स टू यहाँ हो जाएगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये अपोजिट साइड में है। ठीक है, और इनको ऐड कर लेते हैं, क्या बन जाएगा 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl निगेटिव इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2Na लिक्विड स्टेट में प्लस Cl2 गैसियस स्टेट में। अब यहां ध्यान देंगे कि यहां पर Na कहां पर अटैक होगा और क्लोरीन का कहां पर अटैक होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्लोरीन आयन जो है वो एनोड पर थे, यानी कि जो क्लोरीन गैस है इस रिएक्शन में, जो क्लोरीन गैस है वो हमें कहां मिलेगी, वो मिलेगी हमें एनोड पर, यानी कि पेल। इसका कलर कैसा होता है क्लोरीन गैस का, पेल येलो। ठीक है, जो पेल येलो गैस है, क्लोरीन गैस है, वो हमें एनोड पर प्राप्त होगी, और जो सोडियम मेटल है वो हमें कैथोड पर प्राप्त होगा। ठीक है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रिएक्शन बतानी है आपको, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन के थ्रू फ्यूज्ड NaCl की आपको प्रोसेस बतानी है, और ये बताना है कि एनोड पर क्या मिलेगा हमें और कैथोड पर क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हमें एनोड पर मिल रही है क्लोरीन गैस और कैथोड पर हमें मिल रही है सोडियम मेटल। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्यूज्ड NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को शो कर सकते हैं, उनकी रिएक्शंस को शो कर सकते हैं। और भी हम यहाँ पर एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड, इस टाइप का एग्जांपल आप और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो एग्जांपल लिया है ये लिया हमने मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट का, यानी कि जब इलेक्ट्रोलाइट हमारा किस स्टेट में हो, मॉल्टन स्टेट में हो। अब हम जो नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे बच्चों, वो कौन सा एग्जांपल पढ़ेंगे, जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्वस फॉर्म में हो, यानी कि उसमें वाटर को हमने ऐड किया हुआ हो। ठीक है, तो आप इन रिएक्शंस को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम चलेंगे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स पर। ओके, नेक्स्ट अब आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्वस मीडियम। मैंने आपको क्या बताया कि 2 टाइप की इलेक्ट्रोलिटिक मैकेनिज्म होंगी, इलेक्ट्रोलिसिस मैकेनिज्म किस किस के बेसिस पर हो सकती है, या तो आपका इलेक्ट्रोलाइट मॉल्टन स्टेट में हो, पिघली हुई अवस्था में हो, या वो किस में हो, एक्वस स्टेट में हो, मतलब उसमें वाटर को ऐड किया गया हो। एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ इलेक्ट्रोड्स पर भी डिपेंड करती है। अब इलेक्ट्रोड्स आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, नंबर 1 इनर्ट इलेक्ट्रोड और नंबर 2
एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? देखिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स उन इलेक्ट्रोड्स को बोलते हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करते हो, जैसे कि प्लेटिनम, इरिडियम, ठीक है, और ग्रेफाइट। इस टाइप के जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? जैसे हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो जो हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वो दोनों एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में कैसी रिएक्शन होती है और फिर पढ़ेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में कैसी रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर आपको जो बात ध्यान देनी है वो ये बात ध्यान देनी है बच्चों कि यहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है। तो यहाँ पर रिएक्शन होने के लिए आपको ये पढ़ना होगा कि रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी, कौन कौन सी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हो पा रही है और कौन सी की नहीं हो पा रही है। सपोज हमारे पास दो कैटायंस प्रेजेंट है, ठीक है, दो कैटायंस प्रेजेंट है और दो एनायंस प्रेजेंट है, जैसे कि यहां पर इस केस में हो जाएगा हमारे साथ। ठीक है, तो दो कैटायंस है, दो एनायंस है। अब डिपॉजिट कौन सा होगा? डिपॉजिट का मतलब डिस्चार्ज कौन सा होगा? इसको हम डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोड्स पर कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन इकट्ठा होगा। जैसे हमने प्रीवियस में पढ़ा कि क्लोरीन तो यहाँ पर एनोड पर इकट्ठी हो रही थी और सोडियम कहाँ पर? कैथोड पर इकट्ठी हो रही थी। तो अगर दो आयन एक साथ आ जाएं, दो पॉजिटिव आयन आ जाए, दो नेगेटिव आयन आ जाए, तो उन दो पॉजिटिव में से कौन सा जाएगा इलेक्ट्रोड पर? ठीक है, और दो नेगेटिव में से कौन सा इलेक्ट्रोड पर जाएगा? वो डिपेंड करेगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, अगर हमारे पास दो कैटायन प्रेजेंट है, वो मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूं। अगर दो कैटायन प्रेजेंट है तो उन दोनों में से डिस्चार्ज कौन सा होगा, डिपॉजिट कौन सा होगा? जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी और जिस पोटेंशियल पर, जिस वोल्टेज पर वो डिस्चार्ज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल या डिपॉजिटेड पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर बैटरी से हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वोल्टेज होगी। तो जो आयंस है वो एक परफेक्ट वोल्टेज पर ही क्या होते हैं? डिस्चार्ज होते हैं। और उस परफेक्ट पोटेंशियल को, उस परफेक्ट वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब यहाँ पर डिस्चार्ज पोटेंशियल की जो है एक सीरीज में आपको नोट करा देता हूं, उसकी हेल्प से आप एग्जाम में क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हो पा रही है और कौन सी रिएक्शन नहीं हो पा रही है। तो यहां पर हम नोट कर लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, या इसी को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपॉजिटेड एट कैथोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं कैटायंस की और फिर हम बात करेंगे एनायंस की। ठीक है, वन बाय वन पहले हम किसको डिस्कस कर लेते हैं? कैटायंस को, और फिर हम करेंगे किसको? एनायंस को। तो कैटायंस की सीरीज आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये वहीं से डेवलप हुई है। ठीक है, तो पहले वहां कौन सी मेटल आती थी? पोटेशियम, देन आता था सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, और देन आएगा हमारा सिल्वर। ठीक है, यहां आपको समझ आया कि यहां हो गए पोटेशियम, देन हो गया सोडियम, फिर हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। ठीक है, यानी कि सबसे कम जो होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो रही है, सबसे कम डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका होगा? सिल्वर का। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसका होगा? पोटेशियम का। ठीक है, इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब बात करते हैं एनायन की। एनायंस में सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं वो सल्फेट आयन होंगे। ठीक है, नेगेटिव आयन होगा इस पर,
फिर आ जाएगा हमारे पास नाइट्रेट आयन, ये कौन सा आयन है, सल्फेट आयन, ये कौन सा आयन है, नाइट्रेट आयन। उसके बाद आ जाएगा OH निगेटिव आयन, Cl निगेटिव, Br निगेटिव और I निगेटिव, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास दो कैटायन प्रेजेंट है, इसकी हेल्प से रिएक्शन का कैसे पता चलेगा। सपोज हमारे पास Na पॉजिटिव है और H पॉजिटिव, ये दो कैटायन प्रेजेंट है, एक रिएक्शन में दो कैटायंस हमारे डेवलप हो रहे हैं, तो कैटायंस कहां जाते हैं, जहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, कैथोड पर। कैथोड पर डिपॉजिट कौन सी मेटल होगी, इनमें से हाइड्रोजन होगी या सोडियम होगी। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, वही डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अब आप इस सीरीज की हेल्प से देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास अगर हम रिएक्शन नोट करें तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, H2। उसके बाद यहां पर Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यहां क्या हो जाएगा, Na होगा। ये दोनों रिएक्शन होंगी यहां पर। अब देखिए इनमें से करेक्ट कौन सी है और इनकरेक्ट कौन सी है। यहां ध्यान देंगे कि इस सीरीज पर आ जाइए कैटायंस के लिए, कैथोड पर ये दोनों रिएक्शन कहां हो रही है, कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है हमेशा, कैथोड पर हमेशा क्या होता है बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, कैथोड पर हमेशा होता है रिडक्शन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, कौन सी रिएक्शन सही है कौन सी गलत है। अगर ये दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन में साथ साथ हो रही है, तो ये मेटल जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होगा कैथोड पर, ये सोडियम मेटल इकट्ठी होगी। तो ये वाली रिएक्शन करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, ये नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए H पॉजिटिव और ये है Na पॉजिटिव। H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, मींस इट रिक्वायर्स लीस्ट एनर्जी टू डिपॉजिटेड एट कैथोड। इसको हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि वही मेटल या वही एटम आयन जो है डिस्चार्ज होगा कैथोड पर, जिसके लिए हमें लीस्ट एनर्जी यानी कि कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दोनों में से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसको है, हाइड्रोजन आयन को। तो ये वाली रिएक्शन करेक्ट होगी और ये क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। क्योंकि मैंने ये आपको इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि हमें जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़नी है एक्वस मीडियम में, तो उसके लिए हमको ये नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस जो है डिस्चार्ज पोटेंशियल की वो अच्छे से क्लियर हो गई। बस आपको ये दोनों सीरीज याद रखनी है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, तो आप इसे नोट कर लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर को। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस पर, जो कि एक्वस मीडियम में होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों एग्जांपल पर, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्वस मीडियम। इसके लिए हम जो सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे, मैं आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के एग्जांपल की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से भी और एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से भी, ठीक है। देखिए पहले हम बात करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स की, और प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। जो प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी हेल्प से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का डिपोजिशन किस टाइप से होता है। देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात में उसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो कॉपर सल्फेट CuSO4 जो है वो किस में चेंज होगा, Cu डबल पॉजिटिव और SO4 डबल निगेटिव में, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस में चेंज होगा, Cu डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव में। इसी तरीके से जो वाटर है, वाटर से क्या बनता है, वाटर से बनते हैं H पॉजिटिव आयन और OH निगेटिव आयन। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मैंने प्रोसेस पढ़ाई है वो यहां पर यूज होगी। अब देखिए यहां पर दो कैटायन से एक साथ आ गए और दो एनायन से एक साथ आ गए। अब कैथोड पर कौन सा डिपॉजिट होगा, एनोड पर कौन सा डिपॉजिट होगा, वही हमने पढ़ा है कि जिसके लिए हमें लीस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वही आयन डिपॉजिट होगा। और उसके लिए आपको वो सीरीज याद होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, ठीक है।
तो पहले हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के लिए बात करते हैं, कैथोड पर क्या कौन सी रिएक्शन होगी। देखिए कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज वाली, क्योंकि कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और इलेक्ट्रॉन कौन गेन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर कॉपर गेन करेगा या हाइड्रोजन गेन करेगा, ये देखने के लिए हमें जाना होगा उस रिएक्टिविटी सीरीज पर। यहाँ वहां पर आप देखेंगे कि कॉपर की जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन से बहुत ही कम है। तो यहाँ पर कॉपर मेटल जो होगी वो डिस्चार्ज होगी कैथोड पर, ना कि हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन नोट करेंगे तो Cu डबल पॉजिटिव जो हमारे पास लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, Cu डबल पॉजिटिव किस स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में, ये क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनाएगा, कॉपर। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन की भी रिएक्शन यहाँ पर नोट कर दूं तो यहाँ पर बच्चों ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ये राइट होगा, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि कॉपर को कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो कैथोड पर कौन सी मेटल डिपॉजिट होगी, कैथोड पर कॉपर मेटल डिपॉजिट होगी। ठीक है, समझ आया आपको इतना। उसके बाद आगे आ जाइए, ये कॉपर मेटल है तो सॉलिड स्टेट में लिख सकते हैं इसको। उसके बाद एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, अब एनोड पर भी दो हमारे पास दो नेगेटिव आयन है, किसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम होता है, SO4 डबल नेगेटिव का या OH नेगेटिव का, OH नेगेटिव का कम होता है। ठीक है, तो रिएक्शन OH नेगेटिव की होगी यहाँ पर। OH नेगेटिव क्या करेगा, OH नेगेटिव यहाँ पर कन्वर्ट होगा H2O में प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में और प्लस डेवलप करेगा इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज है। जब ये ऑक्सीजन है ये दूसरी नेसेंट ऑक्सीजन से मिलेगी तो ऑक्सीजन गैस का डेवलपमेंट होगा, यानी कि कैथोड पर तो हमारी कॉपर मेटल डिस्चार्ज होगी और एनोड पर हमारी कौन सी गैस डिस्चार्ज होगी, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराएंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में, तो कैथोड पर हमें कॉपर मेटल मिलेगी और एनोड पर हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। समझ आया आपको। अब ये तो फर्स्ट टाइप की हो गई इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के लिए। अब यहां देखेंगे हम फॉर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में क्या होगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स मान लो हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड्स कौन सा यूज करेंगे, हम कॉपर का यूज करेंगे। ठीक है, तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो एनोड पर हमेशा क्या होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ये जो कॉपर आयन बना था हमारा Cu डबल पॉजिटिव, ये क्या करेगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पर ये जो लॉस कॉपर आयन है ये कॉपर सॉलिड की फॉर्म में होगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। उसी तरीके से कैथोड पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये गेन कर लेगा, Cu डबल पॉजिटिव आयन और कॉपर मेटल बना लेगा। इस तरीके से हमने देखा कि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में क्या होता है, एनोड पर जो मेटल प्रेजेंट होती है वो एनोड से कहां ट्रांसफर हो जाती है, कैथोड पर। देखिए एनोड पर थी कॉपर सॉलिड मेटल और कहां चली गई, वो कैथोड पर चली गई। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेसेस अलग अलग है। जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे तब वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है, कॉपर जो है वो प्राप्त होती है हमें कैथोड पर और एनोड पर हमें मिलती है ऑक्सीजन गैस। जबकि इलेक्ट्रोड्स जो हैं, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं तो वहां पर जो मेटल हम एनोड की फॉर्म में लेते हैं वही मेटल कहां ट्रांसफर हो जाती है, कैथोड पर। बाकी ये प्रोसेस जो एक्वस स्टेट की होती है वो वहां पर पॉसिबल नहीं होती है। यही प्रोसेस, यही रिएक्शंस आपको समझनी है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बस इसी टाइप की रिएक्शंस आपको पढ़नी होगी। ये देखना होगा कौन सी रिएक्शन कहां पॉसिबल हो पा रही है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कहां हो रही है और कहां नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हमने ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब हम पढ़ने वाले हैं फैराडेज लॉ, जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में किसने डेवलप किया था, माइकल फैराडे ने। तो उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में दो लॉ डेवलप किए थे जिनको हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे उन लॉज के बारे में, सो प्लीज नोट इट।
नेक्स्ट हेडिंग है हमारा बच्चों फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने आपको क्या पढ़ाया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेवलपमेंट किसने किया, माइकल फैराडे ने, और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में भी हमें किसने बताया, माइकल फैराडे ने, जिन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर, डायनामो और ट्रांसफार्मर जैसे इंस्ट्रूमेंट की डेवलपमेंट किया। ठीक है, तो उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का जब स्टडी की, उनके बेसिस पर दो लॉ दिए उन्होंने, और उन्हीं दो लॉ को हम क्या बोलते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं और वहां से क्या होता है, आयंस का चेंज होता है, इंटरचेंज। जो नेगेटिव चार्ज है वो जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड, जो पॉजिटिव चार्ज है वो जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की साइड। इस तरीके से उसमें इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वहां पर केमिकल चेंज होता है। ये प्रोसेस कौन सी है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। ठीक है, तो वहां पर कितना चार्ज हम डेवलप करेंगे जिससे कि हमारी मेटल जो है वो डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है, वहां से हम चार्ज डेवलप करेंगे और चार्ज के थ्रू हमारी मेटल कहाँ डिपॉजिट होती है, कैथोड पर या एनोड पर। ठीक है, इसी तरीके से होता है। तो वहां पर कितना चार्ज हम डेवलप करें कि उतनी मेटल हमें डिपॉजिटेड हो जाए, वहां पर उतनी मेटल मिल जाए। इसी से रिलेट करता है हमारा फर्स्ट लॉ, फैराडे लॉ। ठीक है, फैराडे लॉ ने क्या बताया, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या है वो, मेटल, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइब्रेटेड, लाइब्रेटेड बोल सकते हैं या डिपॉजिटेड बोल सकते हैं, दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे, लाइब्रेटेड और डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड is directly proportional to the amount of charge developed in electrolytic cell which contains either molten electrolyte or solution of electrolyte। ठीक है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा, सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोल दें W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब ये W क्या है, W वो मास है उस मेटल का, उस सब्सटेंस का जो डिपॉजिट हो रहा है कहां पर, इलेक्ट्रोड पर, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना हम उसमें चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। चार्ज किसमें प्रोवाइड कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या फिल है, या तो उसमें मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकता है या उसमें इलेक्ट्रोलिटिक का सॉल्यूशन यानी कि एक्वस फॉर्म बोल सकते हैं, दोनों मैंने अभी आपको पढ़ाए। ठीक है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे Z, और ये Z क्या है, ये Z ही क्या है, हमारा इक्विवेलेंट कांस्टेंट है। ठीक है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट कांस्टेंट है तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, Z क्या है, एक कांस्टेंट है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसका नेम क्या रखा उन्होंने, माइकल फैराडे ने, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, समझ आया आपको इतना। और इसका जो यूनिट होगी, यूनिट क्या होगी इसकी, अब इसकी यूनिट देखिए, मास अगर ग्राम में है और ये चार्ज कूलाम में है, तो इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, ग्राम पर कूलाम। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर, सपोज हम हाइड्रोजन की बात करें तो H2, इसके लिए जो Z की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 0.000136 ग्राम पर कूलाम। अगर हम बात करें सिल्वर की Ag,
इसके लिए जो Z की यूनिट होती है 0.0011118 ग्राम पर कूलम। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के लिए इसकी यूनिट जो वैल्यू होती है Z की वो होती है 0.000। यहाँ पर देखिए अलग अलग जीरोस हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीरो यहाँ पर 4 जीरो है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3292 ग्राम पर कूलम। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हैं, ये जो मुझे याद थी मैंने आपको बता दी है। आपको क्वेश्चन में ये आपको लर्न नहीं करनी है, क्वेश्चन में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वैल्यू ये हो गई, सिल्वर की अलग हो गई, कॉपर की अलग होगी। मेरा जो मीन था आपको ये बताने का कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर कूलम होगी। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, Q बराबर क्या होता है, IT। तो यहां पर हम Q की वैल्यू क्या रख सकते हैं, ZIT, ये भी रख सकते हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे आप, एक फॉर्मूला अगर हम डेवलप करें तो Z इज इक्वल टू क्या होगा, W/Q होगा। अगर हम मास की जगह यहां पर क्या ले लें, W इज इक्वल टू E के ले लें, इक्विवेलेंट मास के, तो जो ये Q है, Q की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 96500 कूलम। ये 1 फेराडे की वैल्यू है, 1 फेराडे इक्वल किसके होता है, 96500 कूलम। ये याद रखेंगे। माइकल फेराडे ने जो चार्ज डेवलप किया उस चार्ज को 1 फेराडे से डेवलप किया, और 1 फेराडे इक्वल कितने कूलम के होता है, 96,500 कूलम के इक्वल होता है। तो अगर ये वैल्यू मैं यहां रखता हूं तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z का फॉर्मूला W की जगह क्या आ जाएगा, E, और Q की जगह हम क्या रखेंगे, 96500, ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, EIT/96500। ये आपका फॉर्मूला यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अगर यहाँ पर हम दो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ले लें, फर्स्ट की वैल्यू हम क्या ले लें, Z1, तो ये क्या हो जाएगा, E1/96500, और Z2 किसके इक्वल हो जाएगा, E2/96500 के। तो अगर दोनों का हम रेशो निकालें तो रेशो क्या आ जाएगा, Z1/Z2 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, E1/E2 के। ये भी हमारा फर्स्ट लॉ है किसका, फेराडे का, ठीक है। कि जो हमारा क्या होता है, ये क्या है, Z क्या होता है, मैंने अभी आपको पढ़ा है, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यहां से हमारा दूसरी डेफिनेशन भी बन सकती है फेराडे के फर्स्ट लॉ की, दैट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। ये दूसरी डेफिनेशन यहां से आप नोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। ये था फर्स्ट लॉ, फेराडेज फर्स्ट लॉ। अब हम चलते हैं सेकंड लॉ पर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट चलेंगे हम सेकंड लॉ पर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ, ओके। सेकंड लॉ, ये लॉ हमें क्या बताता है कि अगर आपकी दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उनमें हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी अलग अलग यूज कर रहे हैं, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगी, जो मास डिपॉजिट होगा सब्सटेंस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट मास के, ठीक है। ये बताया किसने, सेकंड लॉ ने, ठीक है। मैं अभी आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले हम नोट कर लेते हैं सेकंड लॉ को। तो क्या कहता है सेकंड लॉ, इफ टू और मोर electrolytic cells containing different electrolytes are connected in series, then the mass of the substance deposited is directly proportional
टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। ये हो गया हमारा सेकंड लॉ, ठीक है। यानी कि अगर हम सब्सटेंस के मास जो डिपॉजिट हो रहा है उसको हम W से डिनोट कर रहे हैं और इक्विवेलेंट मास को हम E से डिनोट कर रहे हैं, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, E के। अब डायग्रामेटिकली हम ले लेते हैं, यहां पर सपोज हमारे पास ये 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल प्रेजेंट है, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल प्रेजेंट है और ये सभी एक बैटरी से जुड़ी हुई है। यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइप से ये जुड़ी हुई है आपस में, ठीक है। ये 3 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, आपको दिखाई दे रही होंगी। ये किस में जुड़ी हुई है, सीरीज में जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पर फिर ये जुड़ेंगे इसके, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव से जुड़ेगा, ये यहाँ पर जुड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव से, इस टाइप से ये नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव चला जाएगा यहाँ नेगेटिव पर और ये हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। सपोज यहाँ पर हमने ले लिया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और यहाँ हमने ले लिया कौन सा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और यहाँ ले लेते हैं तीसरा सिल्वर नाइट्रेट यूज कर लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो सीरीज में जुड़ी हुई है, सीरीज में है ना ये, ठीक है। और इनमें अलग अलग सॉल्यूशन यूज किए हैं हमने। तो जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इक्विवेलेंट मास के, ठीक है। यानी कि जिंक जो है, अगर हम बात करें WZN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, EZN के। WCU डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ECU के। और WAG डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, EAG के, ठीक है। ये यहां से हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, दैट मास ऑफ, पहले क्या है यहाँ पर जिंक है और कॉपर है, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इक्वल किसके हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ, ऊपर आ जाएगा जिंक और नीचे आ जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ। तो हमने दोनों लॉज पढ़ लिए, अब इन लॉज का यूज कहां पर होता है, कहां कहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे जो दोनों लॉ पढ़े हमने, इनका यूज कहां कहां पर होता है ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मींस अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज लॉ। एप्लीकेशंस, ठीक है, कहां कहां यूज होता है। नंबर 1, इट इज यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए गैस liberated at an electrode during electrolysis। यानी कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं तो उनमें गैसेस लाइब्रेट हो रही हैं, इनके वॉल्यूम को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया, W = EIT अपॉन 96500, ये पढ़ा है। तो यहां से इसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम V = क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये IT तो एज इट इज रहेगा, ये नीचे वाली डिजिट भी एज इट इज रहेगी, और यहाँ हम यूज कर लेंगे VE। अब ये V क्या होता है और ये VE क्या है, V जो है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP पर जो वॉल्यूम है, जो जितना भी गैस का वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है उसका STP वैल्यू लेनी है। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये प्रेशर क्या होता है 1 atm, ठीक है, इस पर। और VE क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो गैस लाइब्रेट हो रही है उसका वॉल्यूम कितना है। क्लियर हो गया। फर्स्ट तो ये थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज लॉ। सेकंड, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन equivalent mass and valency of a metal।
अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले की हेल्प से इक्विवेलेंट मास यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट मास जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इक्वल होता है किसके? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी ऑफ मेटल। अब जब इक्विवेलेंट मास आपको पता चल जाएगा, एटॉमिक मास आपको पता है, मान लो सपोज कॉपर है, तो कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है? 63.5। तो ये यूज करेंगे, इक्विवेलेंट मास जो आपने फाइंड आउट किया है वो यूज करेंगे, तो आप वैलेंसी निकाल पाएंगे कॉपर की। ठीक है, इस तरीके से ये हो गई हमारी सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड जो एप्लीकेशन हो जाएगी इसकी, थर्ड एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स होती है उनको प्योरीफाई करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, साथ में अगर कोई मेटल आपकी वीक है, ठीक है, जैसे कि आयरन है हमारी, और वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो दूसरी मेटल के साथ या एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन कर लेती है और उस पर क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में दूसरी एक स्ट्रॉन्ग मेटल को उसके ऊपर लेयर बना देते हैं उसकी। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है ये किसकी हेल्प से की जाती है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की। और वो तब तक नहीं होगी जब तक हमें फैराडेज लॉ की इंफॉर्मेशन या उसकी नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थी, आपको पता होना चाहिए। सपोज आपने फैराडेज लॉ पढ़े और आपको ये नहीं पता कि इसका कहाँ यूज होता है, तो उनका पढ़ना वेस्ट है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशंस बोल सकते हैं किसकी? फैराडेज लॉ की, कि जो फैराडेज लॉ है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप जितना भी आज आपको पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें कि हमने बेसिक इंफॉर्मेशन ली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, कहाँ से इसका डेवलपमेंट हुआ, और जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो इसमें यूज होती है पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलिसिस, उस प्रोसेस को हमने समझा अलग अलग एग्जांपल्स की हेल्प से। और साथ में हमने पढ़े माइकल फैराडे ने जो दो लॉ दिए थे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो क्या होते हैं और उनके यूजेस क्या हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आई होप जितना भी आज आपको लेक्चर में पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टेंस के बारे में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।